आज के इस सेशन में क्लास 9th के लिए हम हिंदी लेकर आपके बीच आए हैं। तो क्लास 9th का फर्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे, जिस टॉपिक का नाम हम आपको बताए थे कि उसके लेखक शिवपूजन सहाय थे और चैप्टर का नाम था कहानी का प्लॉट। तो हम उसमें लगभग आपका कंप्लीट कर चुके थे। एक स्टोरी था, एक अच्छी सी कहानी थी। आज हम लोग सेकेंड टॉपिक में चल रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं और टॉपिक का नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। तो पहले हम पढ़ेंगे राजेंद्र प्रसाद के बारे में। राजेंद्र प्रसाद के बारे में इसलिए क्योंकि आपको पता है कि 9th और 10th में चैप्टर पढ़ने से पहले लेखक का परिचय जरूर पढ़ा जाता है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले लेखक परिचय अच्छे तरीके से पढ़िए। तो आइए हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ना है तो इनकी सबसे पहले हम लोग जीवनी पढ़ना चालू करेंगे। जन्म से स्टार्ट करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 3 दिसंबर 1883 ईस्वी को हुआ था। सबसे पहले तो हम हर एक पॉइंट कवर करते चलेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपके लिए बहुत काम करेंगे और आपका जो भी सेकेंड टर्म एग्जाम होने वाला है, हाफ ईयरली जिसको बोलते हैं, हो सकता है उसमें ये सारे चीज़ पूछ दें क्योंकि 50% सिलेबस अगर कवर करना है तो लेखक का नाम, उसका परिचय, उनके बारे में हर चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो जन्म 3 दिसंबर 1883 ईस्वी में हुआ था। अब हम उसके बाद 1884 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये बिहार के ही रहने वाले थे। सारण इनका जो है वहाँ का शहर था और गांव था जीरादेई। जीरादेई ये पड़ता है बिहार में। सारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। इनके बारे में हम बहुत कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। इनकी शिक्षा जो हुई थी गांव में भी हुई, शहर में भी हुई। सबसे पहले तो लोगों को गांव से ही स्टार्ट हुआ। हम इनके बारे में, अगर जिनके पास बुक है तो बुक लेकर बैठ जाइए, हम आपको इसकी क्लास आगे का पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था महादेव सहाय। महादेव सहाय। लेखक परिचय पढ़ने का मतलब ये होता है सर कि समझ लीजिए इनका पूरा इतिहास पढ़ना। आज हम आपको जब इतिहास बता रहे हैं, किसी व्यक्ति का बायोग्राफी बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत मज़ेदार लगेंगे पढ़ने में। अभी तो स्टार्ट हुआ है। हाँ, इनके पिताजी जो थे बहुत सारी भाषाओं का इनको नॉलेज था, मगर दो भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे। एक संस्कृत के और दूसरा फारसी भाषा का इनको बहुत जानकारी था। होता क्या है ना कि आज के समय में अगर बच्चों से कहा जाए कि आप एक भाषा अच्छे तरीके से बोलने के लिए जानते हैं तो मना कर देंगे, बोलेंगे नहीं हमें तो नहीं आता है। अब उस समय के जो लोग होते थे ना, एक भाषा के साथ साथ बहुत सारी भाषाओं के बारे में जानते थे, बहुत सारी उनकी जानकारियाँ होती थी। उनमें टैलेंट जो देखने को मिलता था ना, आज के इंसान में उस तरह का देखने को नहीं मिलता है। हाँ, 2-4% मिलेंगे आपको देखने के लिए, तो 2-4% से तो हमारा काम होने वाला है नहीं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं ना कि आज के समय में वो एक जानकारी भी अगर आप रखते हैं तो उसको अच्छे तरीके से रखिए, मगर आज के बच्चे जो हैं एक भी भाषा, एक भी जानकारी अच्छे तरीके से नहीं रखते हैं। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं, इसमें पढ़ना है आगे कि वे पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे। इनके जो पिताजी थे घुड़सवारी और पहलवानी, ये दोनों के शौकीन थे। तो आप सोच सकते हैं ना कि अगर आप घर में खुद देख लीजिए कि अगर आप खुद घुड़सवारी के अगर शौकीन हैं और पहलवानी के, तो आज के समय में देख लीजिए कि घुड़सवारी और पहलवानी का अगर किसी इंसान में अगर ऐसा टैलेंट हो तो वो अपने घर में खास करके लोगों को इस चीज़ के बारे में जरूर जानकारी देंगे और उस चीज़ को काम करवाने के लिए स्टार्ट करेंगे। आज के बच्चे को अगर कह दिया जाए ना कि बेटा
हम संगीत सीखे हुए हैं, आओ तुमको सिखाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपके घर में पापा अगर डॉक्टर हैं और बोलेंगे कि चलो कुछ दवा की जानकारी रख लो, तो आपको लगेगा ना कि क्या घिसिट पिटी पापा डॉक्टर हैं, हमें भी डॉक्टर बनने के लिए सलाह दे रहे हैं, हमें तो आईआईटी करनी है, इंजीनियरिंग बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, हमें इस क्षेत्र में जाना है, हम क्यों तैयारी करें, हम क्यों जानकारी रखें। तो आज के बच्चे इसमें सीखना नहीं चाहते हैं, मगर उस समय में जो थे ना, इनके पिताजी ने राजेंद्र प्रसाद को घुड़सवारी और पहलवानी दोनों चीज़ सिखाए। बोले कि सीखना है तो बेहतर तरीके से सीखना है, और सिखाया भी गया था। अब देखिए इसके आगे आगे हम आपको बताएंगे कि इनको क्या क्या चीज़ का टैलेंट था और कैसे भी इनका एजुकेशन हुआ। एजुकेशन की चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए कहते हैं कि इन दोनों शिक्षा उन्होंने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को भी दी थी। सही बात है कि जो इनमें टैलेंट था वो अपने बेटे को भी देना चाह रहे थे। सबसे पहले उनका नामांकन छपरा के हाई स्कूल में हुआ। वहाँ वे 8वीं दर्जे में रखे गए। 8वीं का मतलब होता है 8वीं क्लास में रखे गए। वार्षिक परीक्षा में वह प्रथम आए थे। जो एग्ज़ाम होता है ईयरली में, उसमें ये पास किए थे। कहा जाता है कि स्कूल के जो प्राचार्य थे, इनके नंबर देखकर इतना मतलब प्रसन्न हुए थे कि इनको दोहरी प्रोन्नति दी थी। और 1902 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में मैट्रिकुलेशन परीक्षा दिए थे। यानी मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होता है ना, 1902 ईस्वी में दिए थे और उसमें भी प्रथम आए थे। उसके बाद वो आईए, बीए और बीएल प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया। 1911 ईस्वी में कलकत्ता में वकील में शामिल हुए। सबसे बड़ा यहाँ क्वेश्चन उठता है सर, 1916 ईस्वी में उन्होंने उच्च न्यायालय में क्या किया, वकालत की नौकरी की। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनता है कि सर 1916 में ये क्या करने लगे, वकालत करने लगे। कहाँ, उच्च न्यायालय में। कहाँ आ गए थे, पटना। तो इससे हमारा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर हमारा पटना हाई कोर्ट का एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1916 में। यानी कहने का मतलब है कि जब वहाँ जब आए तो क्या होने लग गया। हाँ, 1911 से ही ये वकालत कर रहे थे, मगर जब 1916 में, जब ये 1911 से क्या कर रहे थे, वकालत कर रहे थे, मगर 1916 में जब पटना हाई कोर्ट का जब बना, निर्माण हुआ, तो उसमें फिर वो चले गए और यहाँ आकर क्या करने लगे, वकालत करने लग गए। कहा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद राजनैतिक जीवन इनका बहुत उत्कृष्ट रहा। यानी थोड़ा सा ये पॉलिटिकल चीज़ों से काफ़ी जुड़े रहे। वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी बहुत बड़ी क्वेश्चन उठेगी। संविधान सभा के वो क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे। अब देखिए यहाँ से कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे भी पूछ सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे। अब सोच लीजिए, आपसे ये भी पूछ देगा कि उन्होंने वकालत कितने ईस्वी में स्टार्ट किए थे, तो 1911 में। पटना उच्च न्यायालय में कब आए, तो 1916 में। अब देखिए बहुत सारी चीज़ों का क्वेश्चन जो है आपके पास बना हुआ है। तो कहा जाता है कि भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। और ऐसे पूछेगा ना, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखिए इसमें भी कहता है कोलकाता में वे जब छात्र थे तो उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, बंग भंग आंदोलन। कैसा, बंग भंग आंदोलन। ये जानकारी आपको रखना बेहद जरूरी है। खास करके ये हिस्ट्री में आपसे जरूर पूछा जाएगा कि बंग भंग आंदोलन में कौन शामिल थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसकी प्रतिक्रिया में देश में व्यापक उत्तेजना छा गई। बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। एक बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किए थे। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की क्या किए थे, स्थापना किए थे। कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में हिंदी विद्वानों की संगति में आए और उनके सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवन चलती रही। 28 फरवरी 1963 का उनका निधन हो गया था। यानी कि 28 फरवरी 1963 में उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। अब
खुद सोचिए कि इतने दिन में उन्होंने देश के लिए कितना चीज़ों का योगदान दिए, कितने चीज़ों पे चर्चा किए। आप खुद सोचने वाली बात है। अभी हम जितना आपको पढ़ाए, हम अब से अभी 10 ऑब्जेक्टिव हम आपका क्लियर करा दे रहे हैं बोर्ड पे ही। 10 ऑब्जेक्टिव अभी जो पढ़े होंगे, शायद अगर आप नहीं समझे होंगे तो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम आपको टोटल हम लेखक परिचय अभी तुरंत एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम पहले रफ कर देते हैं। आज के समय में अगर देखा जाए तो लोगों को किसी दूसरे के बारे में जानकारी रखना कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आप क्या कर रहे हैं लोगों को उससे मतलब नहीं है, मगर लोग क्या कर रहा है उससे आपको बहुत मतलब रहता है। मगर हम कह रहे हैं कि लेखक के बारे में, लेखक का परिचय जानिए, तो सर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आप डायरेक्ट कुछ दूसरा चीज़ बताइए, हम उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। तो बच्चों ऐसे पढ़ाई नहीं होता है जिस तरह से आप सोच रहे हैं। आइए हम लेखक के बारे में आपको बताते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। सबसे पहली बात बोलेगा तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। कहाँ हुआ था तो जीरादेई सारण बिहार में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा इससे कि बताइए इनके पिताजी का क्या नाम था, तो महादेव सहाय था। क्या नाम था? महादेव सहाय। इनके पिताजी को कौन कौन से लैंग्वेज की जानकारी थी, तो संस्कृत और फारसी। चलिए पांचवा क्वेश्चन, इनके पिताजी और क्या चीज़ में टैलेंट थे, तो पहलवानी और घुड़सवारी। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, अब इनके बारे में हम लोग आते हैं। ये कहा जाता है कि 1902 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से क्या किए थे, मैट्रिक का एग्जाम कब दिए थे? 1902 ईस्वी में मैट्रिक का एग्जाम दिए थे। वकालत कब से कर रहे हैं? 1911 ईस्वी से क्या कर रहे हैं, ये वकालत कर रहे थे। राइट। अब 8वां नंबर क्वेश्चन पूछेगा 1916 में ये जो है पटना उच्च न्यायालय में आ गए। पटना उच्च न्यायालय में आ गए थे, क्या कोई दिक्कत? अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन पूछेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति थे। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आप देख लीजिए, कहा जाता है कि ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। अब 12 नंबर क्वेश्चन में आप देख लीजिए कितना हम ऑब्जेक्टिव आपके लेखक परिचय से सिर्फ करते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था। और इसको अगर आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे, अगर समझ गए होंगे, तो हम इसको रफ करते हैं। रफ करने के दौरान अभी और इसका ऑब्जेक्टिव हम आपको क्लियर करते हैं, और ऐसा कभी ना कभी आपसे पूछ देगा। और दूसरी बात, राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको जानकारी रखना बेहद जरूरी है। 12 नंबर में आप देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा जाता है कि बहुत सारे चीज़ों का संपादक भी किए। बिहार टाइम्स के रहे, बिहार टाइम्स के संपादक रहे। 13 नंबर में आपसे पूछा जाएगा तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी किए थे। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी किए थे। 14 नंबर देखिए, कहा जाता है कि इन्होंने ये 28 फरवरी 1963 में इनका निधन हो गया था। 15 नंबर, ये जो रचनाएं लिखे हैं, भारत का पुरातन विद्यापीठ, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के बारे में, नालंदा के बारे में। आप देखिए तो 15 क्वेश्चन हम आपको क्या कर दिए, 15 ऑब्जेक्टिव आपको कवर कर दिए सिर्फ लेखक परिचय से।
तो आप सोच सकते हैं कि सर एक छोटा सा लेखक परिचय के बारे में हमने 15 क्वेश्चन आपको बता दिया, 15 ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिया। तो जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के बारे में, तो सोच लीजिए कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव हम आपका क्लियर करते चलेंगे। और हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको हम बता दिए हैं कि हम आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर कराते चलेंगे, बुक पढ़ाते चलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्लियर कराते चलेंगे, और इसका डिस्क्रिप्शन में हम सारा चीज़ सेंड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आइए अब हम हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, और आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के बारे में। तो सारे लोग बैठ जाएं, और अब तक जो पढ़े उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। टॉपिक हेडिंग दीजिए तो भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। यानी कि हमारे जो समय में नालंदा था वो कहा जाता है कि सबसे बेस्ट था, और वहाँ की क्या गतिविधियाँ थी हम उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज तक का हमारा यहीं तक क्लास है। अब हम इसके आगे में अगले क्लास में आपसे हम शेयर करेंगे और ये टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। हम आपको अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जितने भी चीज़ें बताए, 15 ऑब्जेक्टिव निकाल के आपको हम क्लियर किए हैं, वो सारे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।